गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रशिक्षणार्थियों, बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, आप पढ़ रहे हैं लैंगिक विषमताओं को दूर करने के लिए विद्यालयों की, शिक्षकों की, पाठ्यक्रम की और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका, या विद्यालयों का, शिक्षकों का, पाठ्यक्रम का और पाठ्यपुस्तकों का क्या योगदान है। तो इसी चर्चा में इससे पहले वाले पाठ में आपने पढ़ा कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि लैंगिक विषमता को, लैंगिक भेदभावों को दूर किया जा सके। उसी क्रम में बात है पाठ्यपुस्तकों की। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यपुस्तकों को जेंडर पक्षपात से मुक्त करने हेतु सुझाव। ऐसे सुझाव आए हैं जिनसे जेंडर पक्षपात को दूर किया जा सकता है। तो एनसीईआरटी के द्वारा एक सुझाव दिया गया, ये था कि बालकों को छोटी उम्र से, कम उम्र से ही जेंडर संवेदनशील बनाना होगा। एनसीईआरटी ने बालकों को ये बताया कि छोटी उम्र से ही उनको जेंडर पक्षपात से दूर रखना होगा और उनमें ये भावना विकसित करनी होगी जिससे कि वो बालिकाओं को अपने समान ही समझें। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे वो बालिकाओं को अपने समान ही समझकर व्यवहार करें। प्रशिक्षणार्थियों, एनसीईआरटी ने अपने 124 पृष्ठ के इस दस्तावेज में, 124 पृष्ठ के दस्तावेज में ये एनसीएफ के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया 2005 में, जिसका मकसद समानता पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। इन समानता पर आधारित पाठ्य पुस्तकों के निर्माण से हमारे शिष्यों को, हमारे शिक्षकों को ये एक बहुत बड़ा उपकरण की भूमिका अदा करेंगी पाठ्यपुस्तकें, क्योंकि ये हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए दोनों को ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। जैसी पुस्तकें होंगी, शिक्षक उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और उन्हीं पुस्तकों को बालकों को समर्पित कर देंगे। तो हमारे देश की पाठ्यपुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिनमें बालक और बालिकाओं में भेद नहीं किया जाता हो। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आपको मेरी आवाज़, ये बात समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? एनसीईआरटी ने बालकों को छोटी उम्र से जेंडर संवेदनशील बनाने का सुझाव दिया। बालकों को लैंगिक पक्षपातों से दूर रखने का सुझाव दिया। बालकों में ये भावना विकसित करने के लिए कहा कि बालक बालिकाओं को अपने समान ही समझें। ये सोच, ये नज़रिया बालकों का बनाना है, इस दृष्टिकोण को विकसित करना है। ये सुझाव 124 पेज के दस्तावेजों में, 124 पृष्ठ के दस्तावेजों में एनसीईआरटी ने सुझाव दिए, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जिसको जाना गया, और उसमें सीधी सी बात यही कही गई कि बालक को समानता पर आधारित पाठ्यपुस्तकों को अध्ययन के लिए निर्मित करना है, जिससे, क्योंकि ये हमारे शिक्षकों के लिए पाठ्यपुस्तकें, हमारे शिक्षकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो उनके लिए ये संसाधन के रूप में उपलब्ध होती हैं। इन उपकरणों के माध्यम से, इन पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से हमारे शिक्षक विद्यार्थियों को
वो ही पाठ तो पढ़ाएंगे जो उनको सरकार ने, जो उनको राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं। तो उनके लिए कुछ सुझाव दिए गए। सुझाव नंबर 1, महिलाओं से संबंधित उपलब्धियों को गिनाने वाले पाठ होने चाहिए। जिन महिलाओं ने उपलब्धियां हासिल की हैं, उन महिलाओं की अचीवमेंट को इन पाठ्य पुस्तकों में रखा जाना चाहिए। खासतौर से आपको पहला सुझाव यही दिया है कि शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान में निहित भावना और मौलिक अधिकारों की समानता के अनुरूप होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, उन महिलाओं की उपलब्धियों को पाठ्यपुस्तकों में वर्णित करना है जिनकी उपलब्धियों से इतिहास भरा पड़ा है, राजनीति भरी पड़ी है, अर्थशास्त्र भरा पड़ा है, समाज सेवा भरी पड़ी है। जो भी महिलाओं की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों से वर्णन इन पाठ्यपुस्तकों में किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय एक जेंडर समिति का भी निर्माण करने के लिए सुझाव दिया गया कि जेंडर समिति का निर्माण किया जाए जिसमें नारीवादी, इतिहासकार और सरकार ताकि अपना सहयोग करें, लिंग भेद से मुक्त पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करें। हमारे इतिहासकार, हमारी सरकारें वो जेंडर समिति का ऐसा गठन करें जो बालक और बालिकाओं में भेदभाव नहीं करती हो। प्रशिक्षणार्थियों, जो लेखक पुस्तकों को लिख रहे हैं वो बालिकाओं की सतही सोच का वर्णन ना करें, सतही सोच पर लिख दिया, बल्कि नहीं, बालिकाओं की वास्तविक स्थिति का वर्णन करें और वास्तविक स्थिति का इन पुस्तकों में लिखें। उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? फॉर एग्जाम्पल, बालिकाओं की परिवारों में वास्तविक स्थिति को जांचा जाए, देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, तभी लिखा जाए। बालिकाओं की विद्यालय में और परिवार में अलग अलग स्थितियां होती हैं, तो उन वास्तविक स्थितियों का वर्णन इन पुस्तकों में किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षणार्थियों, राज्य सरकार इन पुस्तकों का नियंत्रण भी करे और पर्यवेक्षण भी करे। जो पाठ्यपुस्तकें बालकों को पढ़ाई जा रही हैं, जिन पाठ्यपुस्तकों का बालकों के लिए निर्माण किया गया है, उन पाठ्यपुस्तकों के बारे में सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो उनका पर्यवेक्षण भी करे। और पर्यवेक्षण के अंतर्गत ये आता है क्या उचित है, क्या अनुचित है। निरीक्षण में हम मोटा मोटा देखकर और ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इसकी कमियां हैं। पर्यवेक्षण के लिए एक शब्द आता है परि और वीक्षण, दो शब्दों से मिलकर पर्यवेक्षण बना है। तो परि कहते हैं चारों ओर के लिए और वीक्षण कहते हैं देखने के लिए। अर्थात पाठ्यपुस्तकों का पर्यवेक्षण करते समय हमारे लिए क्या ग्राह्य है और हमारे लिए क्या नहीं ग्राह्य है, इस बात का पर्यवेक्षण करना है कि हम जिन पाठ्यपुस्तकों को बालकों को पढ़ाने जा रहे हैं, उन पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के बाद में क्या अच्छे परिणाम निकलेंगे, क्या वो लोकतंत्र की पद्धति पर आधारित हैं, क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं, क्या वो बालकों को मूल अधिकारों को प्रदान करने वाले हैं या मूल अधिकारों का हनन करने वाले हैं, क्या वो बालकों को एक जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं या बालकों को गैर जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं। ये अध्ययन नहीं किया, ये पर्यवेक्षण नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में वो नियंत्रण भी खो जाएगा
जिस नियंत्रण को हम लाना चाहते हैं। तो उसके लिए पर्यवेक्षण और नियंत्रण दोनों की आवश्यकता है। सरकार या राज्य सरकारें ये ध्यान रखें कि जिन पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सांप्रदायिकता की तो नहीं है, वो महिलाओं को दोयम दर्जा तो प्रदान नहीं करने वाली हैं, महिलाओं को हीन तो नहीं समझती, महिलाओं के प्रति अपशकुन, महिलाओं के प्रति रूढ़ियों से, महिलाओं के प्रति उन प्राचीन परंपराओं से बंधी हुई तो नहीं है। इस प्रकार की भावना वाली पुस्तकें हैं तो उन पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, तब जाकर ही हम लैंगिक भेदभाव को मिटा सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप समझ सकते हैं, जब तक सरकार का पर्यवेक्षण नहीं होगा, जब तक सरकार नियंत्रण नहीं करेगी, क्यों कि राज्य सरकार का उन पाठ्यपुस्तकों का पर्यवेक्षण आवश्यक है और नियंत्रण आवश्यक है। पर्यवेक्षण में जो बालकों को ग्राह्य है, जो अच्छाइयाँ हैं उनको कबूल करना है और जहाँ बुराइयाँ हैं उनको दूर करने के उपाय सुझाने हैं। ठीक उसी प्रकार से नियंत्रण भी करना है और पर्यवेक्षण और नियंत्रण से जिन पाठ्यपुस्तकों का निर्माण होगा, जिन पाठ्यपुस्तकों को बालकों को पढ़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो लैंगिक भेदभाव को, जेंडर पक्षपात को दूर करने में अपनी भूमिका अदा करेंगी, अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगी। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षण सहायक सामग्री के बिना शिक्षण अधूरा है। दुनिया के काबिल से काबिल टीचर हों और शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है तो उनके शिक्षण को प्रभावी नहीं बना सकते। चाहे उनकी वाणी मधुर हो, उनका व्यक्तित्व प्रभावी हो, उनके अनुशासन अच्छा हो, लेकिन शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो शिक्षण भी प्रभावी नहीं हो सकता। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का होना आवश्यक है। जितनी अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री होगी, टीचिंग एड्स, उतना ही शिक्षण प्रभावी बनेगा। शिक्षण सहायक सामग्री संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संवैधानिक अधिकारों को, समानता को प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री में या शिक्षण विधियों में शिक्षक के द्वारा जेंडर पक्षपात प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम लैंगिक भेदभाव को, जेंडर पक्षपात को दूर नहीं कर सकते। इसको दूर करने के लिए हमको शिक्षण सहायक सामग्री को संविधान के अनुसार, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, मूल अधिकारों के अनुसार समानता पर आधारित करना होगा। जब शिक्षण सहायक सामग्री संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अनुरूप है, मूल अधिकारों को प्रदान करने वाली है और वो बालकों के लिए समानता पर आधारित है, तो ऐसी स्थिति में लिंग भेदभाव को मिटाने में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। प्रशिक्षणार्थियों, ये सुझाव हैं जेंडर पक्षपात को दूर करने के लिए, पाठ्यपुस्तकों को जेंडर पक्षपात से मुक्त करने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, अब हैं जेंडर असमानता को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव हैं, कुछ प्रयास हैं। हो न हो इन प्रयासों के माध्यम से
जेंडर पक्षपात को दूर किया जा सके। महिलाओं की बात, बालिकाओं की बात चलती है तो आप देखते हैं, जैसा कि मैं आए दिन चर्चा करता हूं, कि बालिकाओं को जन्म देने वाली मां भी अपना वेग संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाती और उसके भी चेहरे पर सूजन आ जाती है। मां भी बालिका को जन्म देकर अपने आप को तो हीन समझती है और बालिका को भी हीन समझती है कि मैंने किसको जन्म दे दिया। बालक ने अगर जन्म लिया है तो पूरे मोहल्ले में थालियां बजाई जाएंगी, मिठाई बांटी जाती है और घर में जश्न का माहौल बन जाता है। और बेटी ने जन्म ले लिया तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में कलंक माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, लोगों के चेहरे नीले पड़ जाते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है। अब इसका विवाह कैसे करेंगे, इसके लिए दहेज कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार की सोच, ये नज़रिया, ये सोच अभी तक नहीं बदली है। जैसे तैसे करके पहले तो जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, नई तकनीकों के आने से और वो आपकी लिंग का परीक्षण हो जाने से किसी भी क्रिया से बच भी जाती है, तो आप देखते हैं कि भ्रूण लिंग की, अब अगर कन्या का लिंग है तो उसकी अब भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। और जैसे तैसे उसने जन्म भी ले लिया है और वो बड़ी भी हो रही है, तो आप देखते हैं कि उसके भोजन में, उसके रहन सहन में, उसकी शिक्षा में, उसके पोषण में, उसके स्वास्थ्य में परिवार वाले इन बातों की चिंता और फिक्र नहीं करते। उनको फिक्र है तो अपने लाडले की, उनको फिक्र है तो अपने लाल की। ये फिक्र, ये सोच प्रशिक्षणार्थियों, जब तक परिवार में बालिका और बालक दोनों की देखरेख, दोनों के लिए प्यार और दुलार समान रूप से परिवार में नहीं दिया जाएगा, तो हम चाहे कितने ही अच्छे पाठ पढ़ा लें, देश में अच्छी से अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर लें, अच्छे से अच्छे पाठों को बना लें, लेकिन हम लैंगिक विषमता को, लैंगिक भेदभावों को दूर नहीं कर सकते। उनको दूर करने के लिए हमको ये सुझाव दिया गया है कि परिवार में पालन पोषण करते समय, परिवार में शिक्षा प्रदान करते समय, परिवार में अधिकार प्रदान करते समय, परिवार में बालिकाओं को निर्णय देते समय स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी, उनको आज़ादी देनी होगी। और परिवार में उनका जब देखभाल की जा रही है, पोषण किया जा रहा है, पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, तो अंतर नहीं करना है, समान रूप से बालक और बालिका को प्यार देना है और उनकी देखरेख करनी होगी। ये सुझाव पहला दिया गया है कि बालकों को और बालिकाओं को परिवार में समान रूप से बराबर का प्यार मिले, बराबर की देखरेख मिले। बात आती है उनके पोषण की, स्वास्थ्य की, रोजी रोटी की, तो उनको ये समान अधिकार प्रदान करने हैं। पौष्टिक आहार, उनके भोजन में अक्सर घरों में कटौती कर ली जाती है, ऐसा रिवाज बना रखा है, ऐसा चलन है, ऐसी स्टाइल है उन लोगों का, तरीका ये बना रखा है कि पहले पुरुष भोजन करेंगे, महिलाएं बाद में करेंगी। पूरा अच्छी चीज़ बन गई है, अच्छी डिश है, तो वो पुरुष उसको सुपड़ा साफ कर देंगे, महिलाएं चटनी से रोटी खा लो, अन्य साधनों से रोटी खा लो, अचार से खा लो, और अच्छे भोजन जो बने वो पुरुषों ने हड़प कर लिए।
तो इस प्रकार का पोषण, इस प्रकार की व्यवस्था परिवार में नहीं होनी चाहिए। बराबर का उनको स्वास्थ्य की चिंता करनी है। अक्सर आप देखते हैं महिलाएं एक गीत गाती हैं कि मेरी तबीयत खराब है, और पुरुष उसको दरगुजर कर देते हैं। अगर बेटे की तबीयत खराब है तो पूरा परिवार, दादी, अम्मा, नानी, मौसी, बुआ और हौवा खड़े कर लिए जाते हैं। मामूली सा एक बुखार भी आ गया है तो उनके बेटे के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। उस कॉलोनी के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, उस शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर, उस राज्य के बड़े से बड़े डॉक्टर, उस देश के बड़े से बड़े डॉक्टर, और तो और विदेश के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाएगा, क्योंकि उनका लाल की तबीयत खराब हुई, उनके बेटे की तबीयत खराब हुई है। और अगर बेटी की तबीयत खराब हो जाए, जब वो अंतिम चरण में आ जाए, क्या प्राण निकलने वाले हैं, और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, इतने में रास्ते में ही वो दम तोड़ देती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो उचित समय पर उचित देखभाल, उचित इलाज नहीं मिलने से दम तोड़ देती हैं। क्या मैं दंत कथाएं पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं आपको सत्य कथाएं पढ़ा रहा हूं। हमारे समाज का नजरिया दिखा रहा हूं, हमारे समाज की ये परवरिश दिखा रहा हूं, हमारे समाज की ये सोच दिखा रहा हूं। क्या आपको ये दंत कथा लगती है? प्रशिक्षणार्थियों, ये सत्य कथा है, ये सत्य कथा है। ये हमारे बालिकाओं के संग में भेदभाव हो रहा है। लेखक ने यही सुझाव दिया है कि उनको ना रोजी रोटी कमाने के अवसर दिए जाते हैं, घर में छोटी उम्र है अपने पिता के आगे हाथ फैलाती हैं, विवाह हो गया अपने पति के आगे हाथ फैलाती हैं, और बड़ी हुई वृद्धावस्था में तो अपने पुत्र के आगे हाथ फैलाएंगी। उनको धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुरुषों की ओर देखना पड़ता है। तो लेखक का सुझाव है उनको पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और रोजी रोटी के पुरुषों के समान ही अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? ये समान अवसर रोजी रोटी कमाने के, ये समान अवसर क्यों प्रदान किए जा रहे हैं? क्या आप समझ सकते हैं मेरी बात? प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? जो रोजी रोटी के अवसर हैं बालिकाओं को समान रूप से मिल जाएंगे तो वो अपने आप को पुरुषों के समान, पुरुषों के समकक्ष खड़ा महसूस करेंगे। आज उनका भी समय पर इलाज होता है, आज उनको भी पौष्टिक आहार दिया जाता है, तो धीरे धीरे उनमें नई जागरूकता आएगी कि हम अब लड़कों के समान ही जीवन गुजारती हैं, लड़कों के समान ही हमको अधिकार दिए गए हैं। अगला सुझाव है बालिकाओं को जागरूक होना होगा और स्वयं अपने कार्य में, स्वयं अपने व्यवहार में, स्वयं अपने नजरिए में ये परिवर्तन करें। उनको ये परिवर्तन अपने आप में लाने होंगे, और जब वो तैयार हो जाएंगी परिवर्तन लाने के लिए कि माँ ने अगर बेटी को जन्म दिया है तो माँ संकोच से, माँ लज्जा से झुक जाती है कि अब मैं अपनी सासू माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने ससुर जी को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने हस्बैंड को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपनी ननद को क्या मुंह दिखाऊंगी। डरती है, सहमती है। उनका ये डर, उनका ये सहमना, उनका ये झिझकना, इन्हीं बातों से दूर किया जा सकता है कि जब वो खुद के नजरिए को बदल लेंगी, जब वो खुद में परिवर्तन ले आएंगी कि वो किसी पुरुष से कम नहीं है। ये नजरिया, ये सोच, अपने आप में ये परिवर्तन उनको लाना होगा।
समुदाय को अपना फर्ज निभाना होगा कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को समुदाय बातचीत के माध्यम से रोके। महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले समुदाय विशेष भी हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत सारे समुदाय हैं जिनमें महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है, महिलाओं को अभी भी अधिकारों से वंचित कर रखा है। तो उन समुदायों को जागरूक करना होगा और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अब तक महिलाओं को परिवार में, समाज में निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया। चाहे विवाह की रस्म हो या परिवार की कोई जिम्मेदारी आर्थिक स्थिति की हो, सामाजिक स्थिति की हो, धार्मिक की हो, उनको निर्णय लेने के अधिकार नहीं दिए गए। लेखक ने सुझाव दिया है कि बालिकाओं को, महिलाओं को ये अधिकार प्रदान किए जाएं कि वो आज़ादी से कोई भी निर्णय ले सके। उनको ये अधिकार मिलना चाहिए निर्णय लेने का, क्या वो विवाह करें या ना करें, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये अधिकार नहीं दिया हमारे समाज ने। बालिकाओं को उनकी पसंद से विवाह करने का, निर्णय लेने का अधिकार हमारे समाज ने नहीं दिया। बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का और ये निर्णय लेने का अधिकार हमारे समाज ने अभी नहीं दिया। बालिकाएं रात में घर से बाहर नहीं जा सकती, बाजार घूमने नहीं जा सकती, विदेशी यात्रा पर नहीं जा सकती। इस प्रकार के ढेर सारे निर्णय हैं और वो उनकी आज़ादी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक महिलाओं को उनके लिए स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने के अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक उनके साथ इस समाज के द्वारा, पुरुष प्रधान समाज के द्वारा लैंगिक भेदभाव किया जाता रहेगा। लैंगिक भेदभाव को मिटाने की बात है तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम ऐसी पुस्तकों का निर्माण करें जिनमें महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने के अधिकार सौंपे गए हों। सामुदायिक फैसलों में उनको ये अधिकार मिले कि वो सामुदायिक फैसलों में भी निर्णय लेती हैं। शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे हम बालिकाओं में नवीन विचारधारा उत्पन्न कर सकते हैं, महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं, महिलाओं में नवीन विचारों को रोपित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम बालक और बालिका के बीच में होने वाले भेदभावों को मिटा सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक समान रूप से इस पर महिलाओं की पहुंच भी हो और उनका नियंत्रण भी होना चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक जितने भी कार्य हैं उनमें दोनों स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से दोनों की पहुंच भी हो और दोनों का नियंत्रण भी हो, तब जाकर हम जेंडर पक्षपात से मुक्त हो पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अवसर प्रदान करने होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में उनको पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। उसको उनकी मांग है कि हमारे आरक्षण को 50% कर दिया जाए। इन मांगों को आप पूरा नहीं कर सकते तो उनको विधानसभाओं में, देश की संसद में पहुंचाने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं, जिससे महिलाओं को राजनीतिक रूप से अवसर मिले, राजनीति करने का आर्थिक रूप से अवसर मिले, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। प्रशिक्षणार्थियों, ये सारे सुझाव ये पाठ्यपुस्तकों को जेंडर पक्षपात से मुक्त करने के लिए जो NCERT ने अपने सुझाव दिए वो मैंने आपके सामने पेश किए। प्रशिक्षणार्थियों, इन महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए समानता लाने के लिए उन संवैधानिक अधिकारों को पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से हम बालकों को बचपन से ही जेंडर पक्षपात मुक्त कर सकते हैं। उनको छोटी उम्र से ही जब ये तालीम दी जाएगी
ये शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसी पाठ्यपुस्तकें पढ़ाई जाएंगी जिनके माध्यम से वो अपनी बहनों का, अपनी बालिकाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे। और लेखक यही चाहते हैं कि जेंडर पक्षपात से छुटकारा मिल जाए। ऐसी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण से, ऐसी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने से बालकों में महिलाओं के प्रति छोटी उम्र से ही वो संवेदनशील हो जाएंगे, बालिकाओं का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। अब वो महिलाओं को दोयम दर्जे की महसूस न करेंगे, ना ही समझेंगे, जैसा कि उनके पूर्वजों ने किया, वो नहीं करेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी ने सुझाव दिया कि बालकों को छोटी उम्र से ही उनको जेंडर पक्षपात से दूर रखना है और उनके लिए छोटी उम्र से ही जेंडर संवेदनशील बनाना है। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये सुझाव और ये प्रयास दोनों बताए जिनके माध्यम से हम जेंडर पक्षपात मुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और इन पाठ्यपुस्तकों की भूमिका अदा हो सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपके लिए जो ये छोटा सा पाठ पढ़ाया है, आपके कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप बेसाख्ता पूछ सकते हैं, क्या आपके समझ में नहीं आया? जो भी आपका सवाल होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। आप सवाल कीजिएगा, हम आपके सवाल का माकूल जवाब देंगे। आपने मेरे पाठ को सुना, सोचा, समझा और जिन सज्जनों ने भी मेरे पाठ को सुना है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने सुना, थैंक यू। ओके।